Good morning everyone. Today we are going to study about salient features of Indian Constitution. आज हमारी तीसरी क्लास है और होप आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया होगा। बेसिक्स हमने काफ़ी डिस्कस कर लिए हैं इसमें। अब हम कल हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर्स पढ़ेंगे। अब देखो उसमें वर्ड यूज हुआ है सैलिएंट। सैलिएंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ के इंपॉर्टेंट कोई फीचर्स होते हैं तो उसको हम सैलिएंट फीचर्स में ले लेते हैं। ठीक है, अब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर्स पढ़ रहे हैं। यानी कल हमने सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा कि संविधान क्या होता है। तो संविधान आपका क्या था, कोई भी सेट ऑफ रूल्स रिटन या अनरिटन हो सकते हैं जिसके हिसाब से आप किसी गवर्नमेंट को रन करेंगे। ठीक है, इतना ही था। मतलब एक गाइडलाइंस है, उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। कोई भी कंट्री, कोई भी इंस्टीट्यूशन, ठीक है, कोई भी स्टेट जो है रन करेगी। वैसे इंडिया को होली हम जो बोलते हैं पूरा संपूर्ण तरीके से स्टेट ही बोलते हैं। आप स्टेट को एक स्टेट ना लेकर के ना चलें, जो पूरा सम ऑफ ऑल है ना, जब हम पूरे स्टेट्स को मिला देते हैं तो हम इंडिया को भी एक स्टेट ही बोलते हैं। अब हमारे जैसे कई सारे फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आ जाएंगे, कई सारे चेंजेस जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हुए, कई सारे अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हुए। जैसे कि 7th अमेंडमेंट हुआ, 42 अमेंडमेंट हुआ, 44th अमेंडमेंट हुआ, 73rd अमेंडमेंट हुआ, 74 अमेंडमेंट हुआ आपका। ठीक है, इसके अलावा ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बता रही हूँ। जो 42 अमेंडमेंट है आपका, जो कि 1976 में हुआ था, इसको आपको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता था, क्योंकि इसमें बल्क में काफी सारे चेंजेस जो थे संविधान में किए गए थे। ठीक है, इसके अलावा जो केशवानंद भारती केस जो था, उसमें आपका क्या था कि जो 1973 का केशवानंद भारती केस था, उसमें क्या कहा था कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर रहे हो, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि केशवानंद भारती केस क्या है। तो जो आपका केशवानंद भारती केस है ये 1973 में आता है। अच्छा, कई सारे केसेस होंगे, इसका जो है आप सीक्वेंस जरूर याद करिएगा। ठीक है, जैसे गोलकानंद केस हो गया, मिनरेवा मिल्स केस हो गया, केशवानंद भारती केस हो गया। तो फिलहाल अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जो केशवानंद भारती केस है 1973 का, वो आपको ये कह रहा है कि आप संविधान में चेंज करिए। ठीक है, आप संविधान में चेंज करिए, लेकिन आप इसके बेसिक फीचर्स या जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, उसके साथ आप कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हो। मतलब संविधान का जो मूल रूप है वो नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका, वो किसी भी कीमत पर नहीं बदलना चाहिए। वैसे आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे आपको लग रहा है कि इस टाइम के हिसाब से ये नई जरूरत है, तो आप उसे कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि जो आपके मतलब प्रीवियस जो अमेंडमेंट हुए हैं उसमें बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ की गई, खासकर इमरजेंसी के टाइम पर बिना विपक्ष की राय लिए कई सारे जो अमेंडमेंट थे वो कर दिए गए थे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। खैर, अब इस पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। मेन हम आते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पे। तुम्हारा पहला पॉइंट है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया का जो है सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अच्छा, ये लेंथीएस्ट, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, और इसका जो मूल रूप है वो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है। यानी जो ब्रिटेन ने 1935 इंडिया एक्ट बना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया था, मेन ही हमने उसी से लिया है। ठीक है, अब क्या है इसमें कि देखिए, अब ये कह रहा है कि ठीक है लेंथीएस्ट है, लेकिन क्यों है, तो इसके कई सारे कारण है। एक तो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं आपके, इंडिया काफी बड़ा है। ठीक है, ज्योग्राफिकल फीचर्स हो गए आपके। ठीक है, हिस्टोरिकल फैक्टर्स हो गए आपके। ठीक है, तीसरा है आपका सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। एंड देन चौथा है आपका डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज। ठीक है, अब देखिए ज्योग्राफिकल फीचर्स, मतलब हमारा इंडिया बहुत ही वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो थे हमें संविधान 1935 का जो आपका जो था वो तो था ही था, उसके अलावा भी हमने इसमें बहुत कुछ ऐड किया हुआ है। ठीक है, भारत की आज़ादी के बाद मतलब जो जो हमारी उस टाइम पर नीड थी, और इनफैक्ट आज तक भी जो नीड है उसके हिसाब से हम कंटिन्यूस उसमें बढ़ा रहे हैं। हिस्टोरिकल फैक्टर आपका पहले ऑलरेडी तीसरी बार ये बोल रही हूँ मैं, हिस्टोरिकल फैक्टर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही है। मूल संविधान का जो रूप है आपका, जो मेन तौर पर संविधान लिया गया है, आप समझ लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ही है। ठीक है, इसके अलावा सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, बोथ स्टेट और सेंटर के लिए आपका एक ही संविधान है। ठीक है, लीगल ल्यूमिनरीज का मतलब क्या है
कि जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर ले लीजिए, चाहे गवर्नमेंट फैक्टर ले लीजिए, इसमें बड़ी ही बारीकी से एक एक चीज पर जो है मतलब उन्होंने विशेष ध्यान दिया हुआ है। ठीक है, कि एडमिनिस्ट्रेटिव नीड क्या है, अच्छा ठीक है ये रूल लगा दो। ठीक है, इसके अलावा कोई इंस्टीट्यूशन है वहां पर कोई नीड है तो ये वाला नियम लगा दिया। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वास्ट होता गया। ठीक है, अब हम आपका सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ये चार आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन जो है लॉन्गेस्ट हुआ। इसके अलावा ये है ड्रॉन फ्रॉम, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अब ये इसका मतलब क्या है? आपने कहा कि अरे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा ही सिंपल है कि संविधान से हमने काफी सारी चीजें जो है बाहर से ली हुई हैं। जैसे कि अगर हम बात करें आपका फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से लिया है। ठीक है, इसके अलावा और क्या था हमारा डीपीएसपी हमने कहीं से लिया है? बेसिक उसका सोर्स क्या है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी लिया है। ठीक है, डीपीएसपी क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आपका डीपीएसपी है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हमने जो है बाहर के देशों से लिए, इसमें इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे कि हमने क्या क्या बाहर से बोरो किया है। जैसे हमने आपका जर्मनी से आई थॉट इमरजेंसी का प्रावधान लिया हुआ है, और यूएसएसआर से हमने काफी सारी चीजें कॉपी की है, जर्मनी से काफी सारी चीज कॉपी करी है। तो ये सब इसका भी एक अलग से है, पूरा आपको नोट्स मिलेगा। फिलहाल हम बेसिक इसके बारे में पढ़ते हैं, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि हमने काफी सारी चीजें जो है बाहर से ली हुई हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने की आपको जरूरत है नहीं। ठीक है, और आपका ब्रिटिश से तो हमने काफी सारी चीजें ली हैं कि सेंटर और स्टेट के रिलेशन कैसे रखने हैं, तो ये हमने ब्रिटिश से लिया है। खैर अब ये सब चीजें हम बाद में ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि एकदम से सब पढ़ाया नहीं जा सकता। इसके बाद तीसरा है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, हमने बोला ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसका क्या मतलब है? मतलब जो हमारा संविधान है वो रिजिड भी है लेकिन फ्लेक्सिबल भी है। अब रिजिड मतलब सख्त, ठीक है, फ्लेक्सिबल। अब देखिए फ्लेक्सिबल कैसे है कि जैसे हम कुछ अमेंडमेंट करते हैं, ठीक है, तो वो बड़ी सिंपल मेजोरिटी से आपके हो जाते हैं। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से आपके होने वाले फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, है ना। जैसे सिंपल मेजोरिटी से आप कह रहे हो कि हमें कोई नियम चेंज करना है, आप उसमें सिंपल मेजोरिटी से प्रेजेंट एंड वोटिंग करवा दीजिए। क्या करवा दीजिए? प्रेजेंट एंड वोटिंग करवा दीजिए, जिसमें आप 50% +1 की मेजोरिटी से बड़ी ही आसानी से आप कोई भी नियम जो है, मतलब उस समय जितने प्रेजेंट होंगे 50% +1 जैसे हो जाएगा, आपका संविधान में जो संशोधन हो जाएगा। लेकिन कुछ बड़े ही रिजिड होते हैं, जैसे कि इसमें क्या चाहिए? 2/3 स्पेशल, 2/3 की आपको इसमें क्या चाहिए? स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, 2/3 की स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। इसके अलावा एक बात और सुनिए कि दोनों हाउसेस से पास होना चाहिए ये। ठीक है, दोनों हाउसेस से पास भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा कह रहा है भैया हम नहीं, तो इस तरीके से पास नहीं होगा। इसके अलावा भी इसमें एक चीज होती है कि हाफ ऑफ द स्टेट्स से भी पास होके जाना चाहिए। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है आपका? अभी रिसेंटली हुआ है, इस पर काफी बवाल हुआ है, आर्टिकल 370 जो है स्पेशल मेजोरिटी से ही पास हुआ है। इसको जो आपका इसमें जो चेंज किया गया है, आर्टिकल 370 स्पेशल मेजोरिटी से ही पास किया गया है। तो इसको अब हटाना अगर विपक्ष के लिए भी, अगर विपक्ष चाहे भी, तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनको मेजोरिटी की गवर्नमेंट चाहिए। इसके अलावा दोबारा से उसे हाफ ऑफ द स्टेट से पास करवाना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये बात हमने कर ली फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी की। अब हम आपकी बात करेंगे, ठीक है, फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बाइस। देखिए हमारे इंडिया में गवर्नमेंट जो थी उस टाइम में फेडरल सिस्टम लाई है। फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है? फेडरल सिस्टम का मतलब पहले समझ लीजिए, क्योंकि इस टर्म को बार बार बताया नहीं जाएगा। फेडरल सिस्टम का सीधा सीधा मतलब है डिवीजन ऑफ पावर। क्या है आपका? डिवीजन ऑफ पावर। कहां पर? बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। सेंटर कह रही है मैं पावरफुल हूं, अपने नियम थोप दूं स्टेट पे, ऐसा नहीं हो सकता।
स्टेट को भी अपनी खुद की इंडिपेंडेंस पावर मिली हुई है और सेंटर तो है ही पावरफुल, ठीक है। और इन दोनों के जो पावर्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हैं, पावर का डिवीजन किया हुआ है। जैसे कि इसका अगर एग्जांपल तौर पर समझाऊं तो आपकी 3 लिस्ट होती हैं, ठीक है। यूनियन लिस्ट, ठीक है, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे इसमें कितनी कितनी चीजें आती हैं, फिलहाल आप इतनी समझ लीजिए। देखिए यूनियन लिस्ट में तो जो है सेंटर देखेगी, स्टेट लिस्ट में तो जो है स्टेट देखेगी, और कॉन्करेंट लिस्ट में जो है दोनों का मिला जुला होता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है इसमें, ठीक है। ये तो डिवीजन ऑफ पावर हो गया, ठीक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जुडिशरी कैसी होगी, इंडिपेंडेंट, यानी जुडिशरी पे जो एग्जीक्यूटिव है या लेजिस्लेटिव है वो अपने डिसीजन नहीं थोप सकती, ठीक है। जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट मतलब पावरफुल है, ठीक है। इसके अलावा तीसरी चीज है बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म एक वर्ड आता है, बाइकैमरलिज्म। अब आप कहोगे बाइकैमरलिज्म का मतलब क्या है, ये काफी अच्छा वर्ड है। जैसे फेडरल सिस्टम है, ठीक है, फेडरल सिस्टम का मतलब भी समझ लीजिए, क्योंकि बार बार आपको इन चीजों का मतलब बताया नहीं जाएगा। बाइकैमरलिज्म का मतलब भी समझ लीजिए। बाइकैमरलिज्म का मतलब होता है कि कोई भी सदन है, ठीक है, पार्लियामेंट है, चाहे जैसे आपका यूपी में लखनऊ में है, कोई भी सदन है, इसमें 2 हाउसेस होंगे। 2 हाउसेस का प्रावधान, लेजिस्लेटिव हु हैव 2 हाउसेस, लोकसभा राज्यसभा और विधानसभा विधान परिषद, ठीक है। ये हमने स्टेट लेवल पे ले लिया। और अगर सेंटर में देखें तो क्या होगा, लोकसभा और राज्यसभा। तो बाय मतलब 2, बाय मतलब क्या है, यहीं से तोड़िए इसे। बाय मतलब क्या हो गया, 2, ठीक है। हाउस, 2 हाउस होने चाहिए, यानी 2 सदन होने चाहिए। कौन से, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। ये आपका बाइकैमरलिज्म हो गया। अच्छा, इस वर्ड को अच्छे समझ लीजिए। फेडरल सिस्टम क्या होगा, फेडरल का मतलब हो गया डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, ठीक है। और बाइकैमरलिज्म का मतलब क्या होगा कि 2 हाउसेस गिवन होंगे इसमें, ठीक है। 2 हाउसेस आपके, लोकसभा राज्यसभा। घर वाली बात नहीं हो रही है यहाँ पे, हाउस मतलब सदन को बोला जाता है पॉलिटिक्स से सिविक्स की लैंग्वेज में, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपका, और इसमें क्या चीज आ सकती है आपकी, फेडरल फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। सेंटर स्ट्रांग होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ही संविधान है आपका। इसके अलावा क्या हो सकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। इंडिया में आपकी सिंगल सिटीजनशिप है। अगर आप किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी इंडिया की सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी, ठीक है। आप 2 सिटीजनशिप नहीं रख सकते हो। लेकिन यूएसए में ऐसा होता है, यूएसए में डबल सिटीजनशिप है। कैसे है कि एक तो आप जिस राज्य के हो और एक कंट्री के, ठीक है, तो वहाँ डबल सिटीजनशिप चलती है। हमारे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, आप हिंदुस्तानी कहलाओगे, भले ही आप किसी भी स्टेट से हो। ऐसा नहीं होगा कि आपकी यूपी की सिटीजनशिप अलग होगी और इंडिया की अलग है, लेकिन वहां पर ऐसा होता है, ठीक है। और एक का क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबिलिटी हम पढ़ चुके हैं, सिंपल मेजोरिटी से भी काफी सारे नियम जो है संशोधन किए जा सकते हैं। इसके अलावा क्या है आपका, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। जुडिशरी जो है आपकी अलग है, ठीक है, और रिव्यू करने की पावर रखती है। कोई भी संविधान में संशोधन हुआ है तो जुडिशरी इसको रिव्यू करने की पावर रखती है। इसके अलावा क्या है आपका, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर। सेंटर में जो गवर्नर अपॉइंट होगा, ठीक है, वो स्टेट के स्टेट में जो गवर्नर आपका अपॉइंट किया जाएगा वो सेंटर के द्वारा किया जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब पावर्स ऑफ गवर्नर, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट हम इसके पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे। इसको अभी नहीं बताया जा सकता, जितना बताया है इसको इतना ही समझिए, क्योंकि ये काफी लॉन्ग है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज। आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज हो गई, जैसे यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, ठीक है। तो ऑल इंडिया सर्विसेज हो गई आपकी, ठीक है। इसके अलावा और क्या है आपका, इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं। जैसे इमरजेंसी में कितने टाइप की हैं, 3 टाइप की इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी और इंटरनल इमरजेंसी, ठीक है। ये भी हम सब बाद में देखेंगे, इमरजेंसी का भी पूरा चैप्टर अलग है। और साथ में ये भी देखेंगे किस पार्ट में है, साथ में ये भी देखेंगे हम कि इमरजेंसी आपका कहाँ से लिया गया है। ये मैंने लिखे नहीं है, ठीक है। और इतना ही है इसमें, ठीक है। इसके अलावा हम आएंगे 5वें पॉइंट पर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब है आपका 5वां, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें क्या है, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बताया जाएगा। एग्जीक्यूटिव
और लेजिस्लेचर के बीच में। कल इस वर्ड पे मैंने जब ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आपको पढ़ाया था तो इस वर्ड पे काफी ज्यादा फोकस किया था, इसीलिए मैंने बोला था कि बार बार इस वर्ड को रट लेना, इसी टाइप से वर्ड आएंगे और ये बार बार समझाए नहीं जाएंगे। एक बार फिर बता दे रही हूँ, एग्जीक्यूटिव का मतलब होगा जो कानून को इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है, यानी आपकी पुलिस, एसएससी, यूपीएससी। और लेजिस्लेचर का मतलब क्या होगा, सदन, जो कानून बनाएगा, पार्लियामेंट, ठीक है। इतनी सी बात है, तो इनके कोऑर्डिनेशन और इनके कॉपरेशन को बताया जाए कि देखो ये कानून बनाएगा और ये इसको इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें क्या फीचर्स बताए गए हैं, प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल और एग्जीक्यूटिव हेड, ठीक है, नॉमिनल और एग्जीक्यूटिव हेड ये फीचर्स हैं इसके, प्रेजेंस ऑफ ठीक है। अब आपके नॉमिनल हेड कौन हो गए, प्रेसिडेंट, ठीक है। एग्जीक्यूटिव आपके हेड कौन हो जाएंगे, प्रधानमंत्री वगैरह, ठीक है। रियल पावर तो इन्हीं के पास है और इनके नाम से खाली काम चलेगा, ठीक है। इसके अलावा इनके पास पावर ज्यादा नहीं होती है, लेकिन हाँ इनके नाम से काम चलेगा सारा, गवर्नमेंट के जितने भी कोई नए कानून बनते, कानून क्यों, कोई नई योजनाएं लाई गई तो वो इन्हीं के नाम से चलेंगे, ठीक है। ये खाली नॉमिनल हेड है, ये नॉमिनल मतलब नेम के हेड है, रियल पावर तो प्रधानमंत्री के पास ही है आपके, ठीक है। इसके अलावा मेजोरिटी पार्टी रूल, जिस पार्टी की मेजोरिटी होगी वही सत्ता चलाएगी, वही रूलिंग पार्टी हो जाएगी, ठीक है। मेजोरिटी पार्टी रूल, जिस पार्टी पे बहुमत होगी वही सरकार चलाएगी, ठीक है। इसके अलावा क्या है आपका, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेजिस्लेचर जो भी कानून बनाएगी उसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूटिव की ही है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर रियल हेड होंगे, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर रियल हेड है और चीफ मिनिस्टर स्टेट में चीफ मिनिस्टर हेड होंगे और सेंटर में प्राइम मिनिस्टर आपके रियल हेड होंगे, ठीक है। इसके अलावा डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, हमने आपको 2 हाउस पढ़ाए थे, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, ठीक है ना। डिसोल्यूशन मतलब भंग, सदन का भंग हो जाना, ठीक है। मतलब आप ये समझ लीजिए सरकार गिर जाना या सरकार का बदलना या नई सरकार आना, सरकार का बदलना, ठीक है। सरकार जो गिर जाती है, सरकार जो हट जाती है उसे हम डिसोल्यूशन बोलते हैं। और ये सिर्फ लोकसभा में हो सकता है, राज्यसभा में कभी भी डिसोल्यूशन का कोई प्रावधान नहीं है, राज्यसभा में रिटायरमेंट दी जाती है, ठीक है ना, वहां पे राज्यसभा कभी डिसोल्व नहीं हो सकती, ठीक है। लोकसभा हर 5 साल में डिसोल्व हो ही जाती है। इसके अलावा प्रेसिडेंट उसे सरकार जैसे अगर बहुमत साबित ना कर पाए, ठीक है, मान के चलिए फ्लोर टेस्ट कराया गया और फ्लोर टेस्ट में ऐसा हो जाए कि सरकार अपनी बहुमत साबित नहीं कर पाई, तो उस केस में जो आपकी लोकसभा है वो डिसॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है। डिसॉल्व मतलब भंग कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये तो आपका लोकसभा का हो गया, ठीक है। अब हम 6वां फीचर्स पढ़ेंगे, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सिस्टम। ठीक है, कहीं कहीं पर क्या होता है कि कहीं कहीं पर पार्लियामेंट की सोवरेनिटी है, ठीक है, मतलब जैसे ब्रिटेन है, तो वहां पर अगर ब्रिटेन ने कोई भी कानून में संशोधन कर दिया, ठीक है, कोई भी कानून में संशोधन कर दिया, तो वहां पर जुडिशियल रिव्यू का कोई प्रावधान नहीं है, मतलब कोई जरूरत नहीं है, जो आपका कोर्ट है वो नहीं देख सकता, ठीक है। यूएसए में इसका अलग प्रावधान है, लेकिन इंडिया में क्या होता है, अब केशवानंद भारती केस के बाद कि सॉरी केशवानंद भारती केस नहीं, सॉरी, लेकिन अब क्या होता है इंडिया में कि अगर आपने कानून में कोई भी संशोधन किया तो जरूरत पड़ने पर कोर्ट उसे रिव्यू करेगा, ठीक है। इतना ही है, इसमें और कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा 7 पॉइंट आपका जाता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है। इसका देखिए मतलब
बड़ा ही इजी और सिंपल साफ है। जुडिशरी जो है हमारी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। जुडिशरी पर कोई भी कानून वानून जो सदन है, हाउस है, वो नहीं बना सकता। वो ये नहीं कह सकता कि हमने लॉ बनाया, हम पावरफुल हैं, ठीक है। तो जो आप हैं हमारे मैटर में इंटरफेयर ना करें। कल ही मैंने बताया था, चाहे लेजिस्लेचर हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशरी हो, ये तीनों ही इंडिपेंडेंट काम करती हैं। कोई किसी का हेड है ही नहीं यहाँ पर। तीनों एक दूसरे के वर्क को देखती हैं, ठीक है। कोई भी हेड नहीं है यहाँ पे। इसीलिए जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंट है। वो बिल्कुल स्वतंत्र होके अपने फैसले सुनाएगी। गलत है तो गलत बताएगी और सही है तो उसको जो है सही बता देगी, ठीक है। अपने फैसले लेने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है, उस पर किसी का कोई भी प्रेशर नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। ये चीज जो है। और जुडिशरी का काम क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, लॉ को बचाना, संविधान की रक्षा करना किसका काम है, जुडिशरी का। संविधान की रक्षा कैसे होगी, जब कोई नया कानून बनाया गया है तो उसे रिव्यू किया जाएगा, उसे देखा जाएगा कि कहीं ये कानून इस तरह से नहीं है कि जनता का अहित है या इसमें हित है, ठीक है। तो उस तरीके से कानून जो है रिव्यू किया जाएगा और उसी हिसाब से अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है कि ये कानून संविधान के हिसाब से नहीं, इसे हटाइए, तो सदन को उसको दोबारा हटाना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये जुडिशरी की पावर है, ठीक है। इसके अलावा आपका 8वां पॉइंट है अब फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका तो चैप्टर ही अलग है। ये आएंगे ही आएंगे, चाहे यूपीएससी का कोई भी पेपर उठा लीजिए, सीडीएस के पेपर में तो फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन रखे ही हुए हैं। फंडामेंटल राइट से एक या दो क्वेश्चन ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। सीएपीएफ के पेपर में फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आते हैं। आप समझ लीजिए कि पुलिस वगैरह, आर्मी या पुलिस, आर्मी, इन सबके जितने भी एग्जाम है, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन रखे हुए हैं। आर्टिकल्स में से अगर क्वेश्चन कहीं से भी आएगा जो नेम से पूछेगा कि आर्टिकल 14 क्या कह रहा है, आर्टिकल 15 क्या कह रहा है, वो फंडामेंटल राइट से ही क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा क्योंकि आर्टिकल्स तो बहुत हैं, ठीक है, 400+ आर्टिकल्स हैं, तो आपको सारे नहीं पढ़ने क्योंकि लॉ की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स मैंने फिर दोबारा बता रही हूँ, 12 से 35 तक होते हैं आपके, और ये सारे रट जाने चाहिए, ठीक है। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। पार्ट कौन सा है, 3, ठीक है। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इसका वर्णन है। तो कौन कौन सा है आपका, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम। राइट टू फ्रीडम, ठीक है। और कौन सा है आपका, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। और कौन सा है आपका, राइट टू फ्रीडम, नो, ठीक है। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, ठीक है। उसके अलावा आपका क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। इसके अलावा बीच में और एक रह गया, वो यहाँ पर है, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। कुल मिलाकर आपका 6 फंडामेंटल राइट्स है। पहले 7 थे, राइट टू प्रॉपर्टी वाला जो कि हटा दिया गया है। राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल लॉ बना दिया गया है, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी अब कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, उसको एक लीगल लॉ बना दिया गया है, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर आपके 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन मतलब आपका अगर कोई आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, आपको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, तो इसके हिसाब से आपको नागरिक को संविधान की तरफ से सुरक्षा प्राप्त है। एजुकेशन राइट, सबको शिक्षा का समान अधिकार मिला हुआ है, खासकर 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन का प्रावधान है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में देखिए, इसमें बड़ी ही सिंपल सी बात है कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, तो इसके लिए आप बिना सोचे समझे
सीधे सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा सकते हैं। तो ठीक है, इसमें इसके बारे में दिया हुआ है। तो जब फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर आएगा तो उसमें हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ थोड़ा थोड़ा बता दिया है मैंने, ठीक है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, आप कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। प्रोपेगेट करिए, कुछ भी करिए, आपको संविधान की तरफ से अधिकार मिला हुआ है, ठीक है। तो ये तो हमारी फंडामेंटल राइट्स हो गए, ठीक है। 7 फंडामेंटल राइट्स नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपका राइट टू प्रॉपर्टी से हटा दिया गया है। अब वो फंडामेंटल राइट ना होकर क्या बन गया है आपका, एक लीगल राइट बन गया है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा जरा। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। ये आपकी आइडियल और सोशल और इकोनॉमिक फीचर्स कह सकते हैं आपके डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए दिए गए थे। इसकी खास बात क्या है कि ये नॉन जुडिशियल हैं। देखिए, मौलिक अधिकार में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन डीपीएसपी में जितने भी राइट्स आपके दिए हुए हैं उसको लेके आप सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि नॉन जुडिशियल रिव्यू है, ठीक है। ये नॉर्मल जस्ट एक सोशल, मतलब एक मिलजुल के रहने के लिए जस्ट प्रिंसिपल, कुछ पॉलिसी, कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, ये यहाँ पर लागू नहीं होते, ठीक है ना। इसमें बस इतना ही है, ज़्यादा इसमें डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन डीपीएसपी की एक बात ध्यान रखिए, इसमें ये जरूर बोला गया था कि ठीक है, आप बोल रहे हो कि इसमें नॉन जुडिशियल रिव्यू है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी फ्रेम अगर होगी ठीक है, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी को जो है फ्रेम करेंगे तो वो डीपीएसपी की गाइडलाइंस पर ही होना चाहिए, ठीक है। यानी डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स होने चाहिए। मान के चला कोई भी नियम लाए, कोई भी रूल ले आए, ठीक है, कोई भी नई योजना लाए मान के चलिए, तो उसमें डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाना चाहिए, ठीक है। बस इतनी सी चीज़ है, लेकिन उसको लेके आप कोर्ट नहीं जा सकते कि भाई हमारे इस अधिकार का हनन हो गया, तो उसको लेके कोर्ट में आपका कोई रिव्यू नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कुछ नहीं, जैसे आपको फ्लैग होस्ट करना चाहिए, ठीक है, और एनवायरनमेंट की रक्षा करिए, कल्चरल हेरिटेज की रक्षा करिए। एक अभी बता देते हैं, एक मिनट जरा, आपको कहोगे क्या बता दिया, ठीक है। अभी 9वें पे आ गए हम, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज में भी आपको कुछ नहीं, बड़ा ही इसमें सिंपल है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज आपको कब लाया गया था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको लाया गया था 1976 में। 42 ठीक है, 1976। कौन लाया था इसे, स्वर्ण सिंह कमेटी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसे कब लाया गया था, इंटरनल इमरजेंसी के दौरान। इंटरनल इमरजेंसी के दौरान इसे लाया गया था। और कौन लाया था, स्वर्ण सिंह कमेटी से लाई थी, ठीक है। और कुल मिला के ये आज 11 हैं। आपका 86 अमेंडमेंट एक्ट हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ है आपका 2002 में, ठीक है। ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है आपकी। क्या है इसमें क्या है, राइट टू एजुकेशन, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर ऑफ चिल्ड्रन,
6 से 14 साल तक के बच्चे के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान जो है हमारी भारत सरकार द्वारा दिया गया है। तो ये 86 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुआ है, जो कि 2002 में आया है आपका, और ये फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है, जिसके थ्रू पेरेंट्स को अपने बच्चों को स्कूल भेजना ही होगा, ठीक है। तो आपको फ्री एजुकेशन मिलेगी इसमें, ठीक है, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी। कहाँ से कहाँ तक? 6 से 14 साल तक के बच्चे के लिए, ठीक है। ये इसमें ये था। और मेन चीज इसमें क्या पढ़ लीजिए, किसने दिया? स्वर्ण सिंह कमेटी ने दिया। फंडामेंटल ड्यूटी किसके थ्रू आया? 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया, 1976 ड्यूरिंग इंटरनल इमरजेंसी के थ्रू आपका ये आया है, ठीक है। इनको ऐड किया गया है बेसिकली, ठीक है ना, ठीक है। और पार्ट 4 ए जो है आपका 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को बता रहा था, कुल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं आपकी। इसके अलावा आपका अब क्या रहा है 10वें पे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, अब देखो ये तो बड़ा सिंपल है, इसमें तो ज्यादा कुछ दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। हर 18 साल तक के बच्चे के लिए क्या है? राइट टू वोट। बड़ा ही सिंपल है, ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। जब हमारे यहाँ पहले इलेक्शन हुए थे तो उस समय जो वोटिंग की एज रखी गई थी वो 21 थी, ठीक है, 21 ईयर थी। उसे घटा के हमने कितना कर दिया? 18 ईयर कर दिया, ठीक है। 18 ईयर किया, किसके थ्रू किया? आपका 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। 61, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू 21 से 18 साल तक जो है आपकी वोटिंग की एज कम की गई है। 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आपकी वोटिंग की एज जो है कम की गई है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर। इसके अलावा अब क्या है आपका सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, पहले बता दिया। अगर आप कहीं किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी इंडिया की सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है बस, ठीक है, जबकि यूएसए में डबलेट का है, ठीक है। तो ये आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। इंडिपेंडेंट एजेंसीज, ठीक है, जैसे इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है। चुनाव होते हैं तो किसकी गाइडलाइंस का फॉलो करना पड़ता है? सभी पार्टी को, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे वो रूलिंग पार्टी नहीं हो। तो चुनाव के टाइम पे तो गाइडलाइंस इलेक्शन कमीशन जारी करती, वही आपको जो है चुनावी पार्टियों को फॉलो करना पड़ता है। उस समय पावर में कोई नहीं होता, यही पावर में होता है। ये जो नियम देगा वही नियम चलेंगे, ठीक है। यूपीएससी हो गया आपका यूनियन, ठीक है, यूपीएससी हो गया आपका, ठीक है, ठीक है, यूनियन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या होगा? फाइनेंस कमीशन, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या हो गया? कंटेम्पररी एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। ये और भी कई सारी एजेंसीज हैं, ठीक है, ये अपने इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती हैं। इन पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन का काम अलग है। यूपीएससी का काम क्या है कि इंडिया में ए ग्रेड ऑफिसर जो होंगे रिक्रूट करना, यूपीएससी का काम है। ए ग्रेड लेवल ऑफिसर जो गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं आपके, वो यूपीएससी ही रिक्रूट करेगा। फाइनेंस कमीशन मतलब जो पैसों का जितना भी खर्चा सरकार कर रही है, तो फाइनेंस कमीशन के पास इसकी रिपोर्ट रहती है कि सरकार ने जो पैसे खर्च करे हैं, जो टैक्स आया है, उसका क्या चल रहा है, ठीक है, कहीं कोई करप्शन तो नहीं हुआ। ये सब फाइनेंस कमीशन का काम है, कहाँ कितना खर्चा कर रहा है। कंटेम्पररी ऑडिटर जनरल, ठीक है, इसका भी काम है, जैसे कोई भी नई पॉलिसीज वगैरह सरकार की आई या कोई भी नियम वगैरह बनाया गया तो उसको रिव्यू करने का काम इन्हीं लोगों का होता है, ठीक है, या पैसे वगैरह कोई भी काम कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। इसके अलावा 3 टाइप की इमरजेंसी का अलग है, ठीक है। 14वां पॉइंट क्या है आपका? इमरजेंसी, अच्छा, इमरजेंसी का प्रोविजन भी हमारे इंडिया में है, ठीक है। पहली प्रोविजन कौन सी है? इंटरनल इमरजेंसी, ठीक है। दूसरी कौन सी है आपकी?
स्टेट इमरजेंसी, ठीक है। तीसरी है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, इंटरनल इमरजेंसी भी इंटरनल इमरजेंसी भी कब लगेगी? मान के चलिए इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए, मान के चलिए वॉर का टाइम है, ठीक है, तो ऐसे केस में इंटरनल इमरजेंसी लग जाएगी। कौन लगाता है? राष्ट्रपति लगाता है। स्टेट इमरजेंसी, मान के चलिए कोई पर्टिकुलर स्टेट है, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हो गया, काम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल ही नहीं रहे हैं, संविधान के नियम को एकदम तोड़ मरोड़ दिया गया है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है? गवर्नर क्या करेगा? बोलेगा भाई यहाँ तो संविधान का एकदम वायलेशन हो चुका है, तो उस केस में क्या होगा? प्रेसिडेंट वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे, ठीक है, वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। तो ये आपका स्टेट इमरजेंसी होगा। अच्छा, इसमें क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन के आधार पर होगा। इसमें क्या होगा? आपके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, वॉर हो गई, ठीक है, या फिर यहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन हो गया, लग गया कि अब संविधान की कोई रक्षा नहीं हो रही है, इस केस में लगा देंगे। फाइनेंशियल इमरजेंसी, पैसों की कोई दिक्कत, मान के चलिए कंट्री दिवालिया घोषित हो गई, इंसॉल्वेंट समथिंग, ठीक है, ठीक है, ऐसी कंडीशन में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है। अच्छी बात सुनिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक हमारी कंट्री में नहीं लगी है। इंटरनल इमरजेंसी, ठीक है, इंदिरा गांधी ने लगवाई थी आपकी, ठीक है, तो ये लगी है, ये लगी है, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में कभी नहीं आई, यानी पैसों की दिक्कत हमें कभी नहीं रही। तो ये खुश होने वाली बात है। इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 15, देखिए सेक्युलर का मतलब समझिए, धर्म, ठीक है, निरपेक्ष, ऐसा ही होता है ना, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, यानी इसमें क्या चीज है? 42 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, 42 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1976 प्रियम्बल में एक वर्ड ऐड हुआ, सेक्युलर, ठीक है, इसको ऐड किया गया। सेक्युलर शब्द को जो है आपका ऐड किया गया। सेक्युलर शब्द का मतलब है कि इंडिया का कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है, ठीक है, इंडिया का कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है। इसके अलावा इंडिया में सभी फ्रीली अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं, उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, उसको प्रोपेगेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी अपनी चॉइस का धर्म जो है फॉलो करिए, और धर्म के बेस पर सिटीजन्स में जो है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। क्लास काफी लंबी हो गई। आज का आखिरी पॉइंट है आपका 16 जो है 3 टायर गवर्नमेंट, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 3 टायर गवर्नमेंट, ठीक है, 3 टायर गवर्नमेंट। देखिए 3 टायर गवर्नमेंट चलती है आपका, जैसे पंचायती राज हो गया, म्यूनिसिपैलिटीज हो गया, ठीक है, तो हमारे इंडिया में जो है 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम का जो है प्रावधान है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए 73rd अमेंडमेंट एक्ट में तो आपका पंचायती राज का वर्णन है, ठीक है, पंचायत सिस्टम, ठीक है, नाइन्थ पार्ट है ये, एंड 11th शेड्यूल है। 9th पार्ट है, शेड्यूल कितना है, कौन सा है? 11th। अच्छा 74th अमेंडमेंट एक्ट जो है आपका, उसमें क्या है आपका? म्युनिसिपैलिटीज का वर्णन है, ठीक है, उसमें आपको म्युनिसिपैलिटीज के बारे में बताया गया है। ये 12th शेड्यूल है आपका, ठीक है। इसके अलावा पार्ट कौन सा है आपका? इसमें पार्ट है 9th ए, 9th का भी ए पार्ट है, ठीक है। 9th ए पार्ट में आपका 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू म्युनिसिपैलिटीज के बारे में जो है इसमें दिया गया है, यानी अर्बन लोकल गवर्नमेंट। मतलब क्या होता है इसका? अर्बन लोकल गवर्नमेंट। और पंचायत का क्या था आपका? रूरल लोकल गवर्नमेंट, रूरल लोकल
गवर्नमेंट। ठीक है, रूरल लोकल गवर्नमेंट का जो है 73 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा दिया गया है और 74th अमेंडमेंट एक्ट में आपको म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में बताया गया है। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज सुनिए, आप कह रहे हो कि ये क्यों बता रहे हो, इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि आपका सीडीएस के पेपर में दोनों पर ही क्वेश्चन आया है। ठीक है, क्वेश्चन था कि जो आपका 74th अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है, उसमें किसके ऊपर चेंज हुआ है। ऑप्शन था म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत, सेंट्रल, और आपके 4 ऑप्शन थे उसमें। ठीक है, तो ज्यादातर बच्चों ने उसमें पंचायत सिस्टम मार दिया था आंसर। पंचायत सिस्टम 73rd अमेंडमेंट एक्ट है। तो क्वेश्चन बनेंगे, एक तो एक्ट याद करिए, ठीक है, ये सीडीएस का क्वेश्चन है। पार्ट याद करिए और क्या याद करिए, शेड्यूल। शेड्यूल जरूर याद होने चाहिए। देखिए शेड्यूल सिर्फ और सिर्फ 12 हैं। ठीक है, तो 12 के 12 शेड्यूल रट डालिए। ठीक है, आर्टिकल में फंडामेंटल राइट्स रटिए और कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स और हैं जो बताए जाएंगे आपको, उसके लिए अलग से क्लास होगी। ठीक है, वो रटने हैं, सारे आर्टिकल नहीं रटने हैं। और पार्ट जो है टोटल 15 है। हाँ 15 पार्ट्स हैं आपके टोटल। ठीक है, तो 15 के 15 पार्ट्स रट डालिए, इसमें इतनी कोई दिक्कत भरी बात नहीं है। और शेड्यूल आपके 12 हैं। ठीक है, 15 पार्ट हैं, 12 शेड्यूल हैं और 495 समथिंग आर्टिकल्स हैं आपके। तो आर्टिकल तो सारे नहीं रटने, शेड्यूल जरूर रट लीजिए। शेड्यूल पर कभी भी कोई सा क्वेश्चन उठा के दे देते हैं क्योंकि शेड्यूल 12 ही है। ठीक है, इसके अलावा पार्ट में से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। वैसे ही पार्ट तो चल ही रहे हैं आपके संग के संग। ठीक है, पार्ट तो आपके चल ही रहे हैं संग के संग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, होप विल मीट सून।